हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज हम लोग फिजिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमें सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट इसको ऐसे करते हैं कि हम आसपास के कुछ मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक रबड़ लेते हैं, एक चौक लेते हैं, एक प्लास्टिक लेते हैं और चलिए रबड़, चौक, प्लास्टिक, तीन चीजें लेते हैं और तीनों पे हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं। तीनों की स्टडी हम ऐसे करने वाले हैं, हम तीनों पे फोर्स लगाने वाले हैं और फोर्स लगा के हम उनको खींचने वाले हैं, एक्सटेंड करने वाले हैं। रबड़ के साथ क्या होगा, रबड़ पे फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। प्लास्टिक पे फोर्स लगाएंगे, प्लास्टिक भी एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, चौक पे हम फोर्स लगा के क्या चौक को एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, चौक एक्सटेंड नहीं होगा, बल्कि एक फोर्स की लिमिट के बाद से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे आसपास के मटेरियल को जब हमने देखा तो यहाँ पे दो तरीके के मटेरियल दिखे। अभी क्या हुआ कि एक मटेरियल जिस पे फोर्स लगाया वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एक मटेरियल जिस पे फोर्स लगा के एक्सटेंड किया तो वो खिंच गया। तो जो मटेरियल फोर्स लगाने के बाद एक्सटेंड नहीं हो रहा है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, उस मटेरियल को कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमने क्या बात करी, ब्रिटल मटेरियल। कैसा मटेरियल, जिसमें हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद, फोर्स की एक लिमिट के बाद वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सटेंड नहीं हुआ, अपने लेंथ को इंक्रीज नहीं किया उसने। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, ब्रिटल मटेरियल। अच्छा, एक मटेरियल हमने क्या देखा, जैसे हमने बात करी प्लास्टिक या रबड़ की, तो उनको हमने खींचा, उनका लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेंथ इंक्रीज हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। काफी लेंथ इंक्रीज होने के बाद जब फोर्स बहुत ज्यादा हो जा रहा है तब वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन पहले वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। ऐसे मटेरियल को कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल। दो प्रॉपर्टी देखी हमने, एक ब्रिटल जिसको फोर्स लगाया और वो क्या हो गया, टूट गया। दूसरा हमने क्या कहा, डक्टाइल, फोर्स लगाया, लेंथ इंक्रीज हुआ, उसके बाद से एक लिमिट के बाद से वो जाके टूटा, ब्रेक हुआ। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल में हमने दो मटेरियल की बात करी, एक प्लास्टिक था और एक रबड़ था। हमने फोर्स लगाया, दोनों क्या हुए, एक्सटेंड हुए, दोनों एक्सटेंड हुए। अच्छा, अब हमने वो फोर्स जो लगाया था वो हटा दिया, दोनों ऑब्जेक्ट पर से फोर्स जो लगाया था वो हटा दिया। तो अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि जो रबड़ है वो जब फोर्स लगा के हमने एक्सटेंड किया और जैसे ही छोड़ा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस क्या हो गया, रिटर्न हो गया। जो उसका इनिशियल पोजीशन था, जिस पोजीशन में इनिशियल फोर्स लगाने से पहले था, उसी पोजीशन में वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे फोर्स लगाया, एक्सटेंड हुआ और अब हमने फोर्स हटा दिया तो वो पूरा अपना जो ओरिजिनल पोजीशन था उसको रिगेन नहीं कर पाया, उसमें डिफॉर्मेशन रह गया। वो जितना डिफॉर्म हुआ, उसका शेप चेंज हुआ, उसका लेंथ चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, फोर्स हटाया हमने तो लेंथ को वो रिकवर नहीं कर पाया, इनिशियल पोजीशन को रिकवर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी दो तरीके के मटेरियल मिले, एक जिसपे हमने फोर्स लगाया, उसका लेंथ चेंज हुआ, उसका शेप चेंज हुआ और जैसे ही फोर्स हटाया उसने अपने इनिशियल शेप को उसने रिगेन कर लिया, पुनः उसी शेप में आ गया जिस शेप में वो पहले था। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा मटेरियल हमें कैसा मिला कि जिसपे हमने फोर्स लगाया उसका शेप चेंज हुआ और फोर्स हटाया तो उसने अपने आप को रिगेन नहीं किया, बल्कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन रह गया। जो डिफॉर्मेशन उसके अंदर हुआ था, जो डिफॉर्म वो हुआ था, वैसे का वैसे रह गया। तो पहला मटेरियल जिसने अपने शेप को रिगेन कर लिया, उस टाइप के मटेरियल को हम कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल यानी जिसपे हमने फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हुआ और जैसे ही हमने फोर्स हटाया उसने अपने आप को क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। अच्छा, ये जो इलास्टिक मटेरियल अपना शेप रिगेन कर रहा है,
जिस प्रॉपर्टी की वजह से रिगेन कर रहा है, जिस मैकेनिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को रिगेन कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपना शेप रिगेन कर रहा है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इलास्टिक मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। अच्छा, अब प्लास्टिक के बारे में बात करें, यानी कि हमारे पास एक ऐसा भी मटेरियल है जिसपे हमने फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हुआ, फोर्स हटाया, उसने अपने आप को रिगेन नहीं किया बल्कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन रह गया। ऐसे मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स में जो पढ़ा है, नॉर्मल अब बात करते हैं, ये चीजें ब्रिटल, डक्टाइल, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। अच्छा, ये सारे जो हैं ये अपना शेप चेंज कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये अपना शेप चेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने कहा, हमने फोर्स जो पढ़ रखा है, व्हाट इज फोर्स? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राई टू चेंज और चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स को अभी तक आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया है? फोर्स को कैसे डिफाइन किया आप लोगों ने? आपने कहा है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which try to change or change the position of an object। यहाँ पे ये फोर्स क्या कर रहा है? शेप भी चेंज कर रहा है। तो अब हम कहेंगे व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which try to change or change the position of object and also try to change or change the shape of an object, कह सकते हैं। अच्छा, इस तरीके का फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करे, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को डिफॉर्म करे, उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि अब आगे हम जो भी इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे, तो वो फोर्स कैसा होगा? हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। वो क्या करेगा? किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करेगा। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने फोर्स की बात करी, अभी तक हमने एक ही चीज कहा कि फोर्स है क्या? किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसके शेप में चेंज नहीं करता है। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज करेगा या कोशिश करेगा चेंज करने की, उसके शेप को चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने की वजह से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, या यूं कह लीजिए कोशिश हो रहा है पोजीशन चेंज करने की, ठीक, शेप चेंज उसका नहीं हो रहा है, शेप जैसा था वैसा ही है, ऐसी बॉडी को हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। अब क्या होता है रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो a body which does not change their shape after applying the force। ऐसी बॉडी जो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज रिजिड बॉडी। एक काम करते हैं, यहां पे एक सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी पे हमने फोर्स लगा रखा है कई सारे डायरेक्शन से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हमने बहुत सारे फोर्स, ये मान लीजिए 5 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का है, ये 20 न्यूटन का है, ये 50 न्यूटन का है, ये सारे फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लगे हुए हैं, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। इतने सारे फोर्स लगे हैं, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, अगर इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए x है, आफ्टर एप्लीकेशन, अभी आपने क्या किया? फोर्स नहीं लगाया, एक बॉडी लिया, उसमें 2 पॉइंट के बीच 2 पॉइंट को मार्क किया और उनके बीच का डिस्टेंस मेजर किया, वो कितना था? x।
अब क्या किया आपने, उस पर ये चारों फोर्स लगा दिए। फोर्स लगाने के बाद ये फोर्स लगे हैं, लेकिन अभी भी ये जो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। अच्छा चलिए, समझ गए व्हाट इज रिजिड बॉडी। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी बॉडी ऐसा नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता है। अच्छा ये कैसे? तो यही ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया, कोई भी, जैसे कुछ भी ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, जैसे हमने ये मार्कर है, हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया और हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा के ऊपर खींचना चाहते हैं, या फोर्स लगा के इसको मतलब फोर्स लगा के चलिए इसको ऊपर खींचना चाहते हैं। हम फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। एक फोर्स की लिमिट आएगी जब ये क्या हो जाएगा, ये अपने इसका लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ इसका शेप चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब तक इसका शेप चेंज नहीं हुआ, हमने फोर्स बढ़ाते गए, फोर्स की एक लिमिट तक इसका शेप चेंज नहीं हुआ, तो वो जो फोर्स की लिमिट है, वो जो मैक्सिमम लिमिट है, तब तक ये बॉडी जो था वो रिजिड बॉडी था। जहां उस फोर्स की लिमिट को हमने क्रॉस किया, अब ये डिफॉर्म होना शुरू हो गया। तो अब ये रिजिड बॉडी ना रह के वो कैसा बॉडी हो गया, डिफॉर्मेबल बॉडी। अब इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी जो डिफॉर्म हो रहा है। जब तक शेप चेंज ना किया वही बॉडी कहलाया रिजिड बॉडी, और जब उसका शेप चेंज होना स्टार्ट हो गया वो कहलाया डिफॉर्मेबल बॉडी। ये डिपेंड करता है कि कितना फोर्स की जो लिमिट है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा बॉडी कैसा है, हम किस बॉडी की बात कर रहे हैं। रबड़ के लिए हम हल्का सा फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वही हमारे पास स्टील है, स्टील पे हम फोर्स ज़्यादा लगाना होगा, उसके बाद से उसके अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, लेकिन दोनों डिफॉर्म होंगे। जब तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, रबड़ भी रिजिड बॉडी होगा, ठीक, स्टील भी रिजिड बॉडी होगा। जहां डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया रबड़ और स्टील का, हम उसको क्या कहेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी। और जब डिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ उस समय जो फोर्स लगाए रहेंगे उसको हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, एक चीज और नॉर्मल हम बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने क्या कहा, फोर्स लगाया और उसका शेप चेंज हुआ। तो शेप चेंज हुआ तो वो ऑब्जेक्ट, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स पोजीशन until and unless an external force is applied। कह सकते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता है, वो जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए और वो अपने पोजीशन में चेंज का अपोज करता है। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इसी की वजह से इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वैसे ही जब ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो उसका शेप चेंज होगा, और शेप चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं चाहेगा कि उसका शेप चेंज हो, और इस वजह से वो उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? तो जितना हम फोर्स लगाए रहेंगे उसी फोर्स के रिस्पेक्ट में उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट भी लगाएगा। ध्यान से समझिएगा कि जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे लगाए हैं उसके अपोज में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? कि वो चाहेगा नहीं कि उसका शेप चेंज हो। तो जो ये फोर्स ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाएगा, किस फोर्स के रिस्पेक्ट में? जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया गया है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया गया है, जो फोर्स ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाएगा उस फोर्स के रिस्पेक्ट में जो उस पे लगाया गया है, उस फोर्स को, ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेस। क्या नाम देते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में जो स्टडी होगी हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बात करेंगे। आज बस इतना ही। जो भी दिक्कत होगी, जो चीज ना समझ में आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और
चलिए अब कल बात करते हैं।